हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, स्टैटिस्टिक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये जो स्क्रीन पे आपको सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सोर्सेस ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ये सारे ही टॉपिक डिस्कस किए थे। राइट, एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे सैम्पलिंग मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड, ये क्या होता है। फिर सैम्पलिंग के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये चार मेथड आते हैं: जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी चार आते हैं। सबसे पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जिसको क्लस्टर सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये चार मेथड आते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही मेथड आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन बीबीए और एमबीए के बच्चे जानते भी होंगे कि ये जो टॉपिक है ये आरएम का भी पार्ट है। आरएम मतलब रिसर्च मेथोलॉजी। ठीक है, और जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चे वो जानते हैं कि नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो रिसर्च मेथोलॉजी आता है उसका भी पार्ट है, उसमें इसके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो लेक्चर फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। एंड क्योंकि मेरे चैनल पे जितने भी कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, तो एक बार मेरे चैनल पे जाके जरूर प्लेलिस्ट चेक करिएगा और इन वीडियो सीरीज की मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए। राइट, और एक बात और कि अगर मेरे इस 30 मिनट के लेक्चर से आप कुछ नॉलेज गेन करें, आपको यूजफुल लगे, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो इन वीडियो को लाइक करना एकदम भी मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। नोट्स लिखना, फिर उनकी पीपीटी बनाना, फिर नोट्स को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना। राइट, तो बहुत इसमें एफर्ट लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम अगला वीडियो बनाते रहें। ठीक, तो फिर चलिए मैं आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, डेटा कलेक्शन मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में 5 स्टेजेस होती है, लास्ट लेक्चर में बताया था। सबसे पहली स्टेज होती है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन बहुत सावधानी से करने की जरूरत है, अदरवाइज आगे जो आप टूल्स लगाएंगे, स्टैटिस्टिकल टूल आगे मैं पढ़ाऊंगी, वो जो टूल लगाएंगे और उनसे जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी रॉन्ग अगर डेटा हमारा गड़बड़ है तो। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। अब सवाल ये आता है कि डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे। तो दो मेथड अवेलेबल है डेटा को कलेक्ट करने का। पहले है सेंसस मेथड, दूसरा क्या है सैंपल मेथड। तो इन्हीं मेथड के बारे में पहले हम जानेंगे। सेंसस, सेंसस मेथड। सेंसस मतलब क्या होता है? हिंदी में सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है, आप जानते भी होंगे जैसे गवर्नमेंट सेंसस जो जनगणना कराती है हर 10 साल पे, 10 साल पे जनगणना होती है। ठीक है, तो सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना। तो सेंसस मेथड में देयर इज अ कंप्लीट इनमरेशन। सेंसस मेथड में कंप्लीट इनमरेशन होता है, यानी जो पॉपुलेशन है उसके हर एक एलिमेंट को काउंट किया जाता है, उसके हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वही देखिए मैं लिखा है डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। जो पॉपुलेशन है उसके हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस मेथड। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ आइटम, जो भी कंप्लीट सेट ऑफ आइटम है आपके रिसर्च के, उसके हर एक एलिमेंट से सेंसस मेथड में डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो दिस इज सेंसस मेथड। ठीक है, सेंसस मेथड का फायदा क्या है? सेंसस मेथड का सबसे पहला फायदा तो ये है कि इस मेथड में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उसके हर एक एलिमेंट, हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा ऐसा डेटा पे जब हम टूल्स लगाएंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा ना दैट वुड बी मोर
रिलायबल, वो जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा रिलायबल होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, और वो जो डेटा होगा दैट वुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। वो जो डेटा होगा वो बेटर रिप्रेजेंट कर रहा होगा पॉपुलेशन को। ठीक है, तो सेंसस मेथड अच्छा होता है, और सेंसस मेथड कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर सेवरल अदर सर्वेज, सेवरल अदर रिसर्च। जो सेंसस मेथड है उसका जो डेटा है वो कई दूसरी रिसर्च में भी यूज किया जा सकता है। तो ये सब कुछ 3 फायदे हैं सेंसस मेथड के, राइट। लेकिन सेंसस मेथड में एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे क्या प्रॉब्लम आती है। पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना ये कोई आसान काम है? ये तो बहुत मुश्किल है ना। सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है जिससे हमें डेटा कलेक्ट करना है वो 1 लाख की पॉपुलेशन है। तो 1 लाख लोगों से मिलना, उनसे डेटा कलेक्ट करना, क्या ये आसान काम है? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो यही प्रॉब्लम है सेंसस मेथड की, कि जो एफर्ट, जो मनी, जो टाइम रिक्वायर्ड है सेंसस मेथड में दैट इज वेरी लार्ज, वो बहुत ज्यादा है। बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, बहुत पैसा लगेगा। इसीलिए अधिकतर रिसर्च में सेंसस मेथड नहीं यूज किया जाता है। अगला मेथड जो अभी मैं बताऊंगी सैंपल मेथड यूज किया जाता है। बट जो गवर्नमेंट सेंसस सर्वे कराती है हर 10 साल पे, जो जनगणना होता है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी हैं, गवर्नमेंट के पास टाइम है, मनी है, ठीक है, रिसोर्सेज भी हैं, तो गवर्नमेंट करा सकती है। बट नॉर्मल किसी प्राइवेट रिसर्चर को या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उस उनके लिए सेंसस सर्वे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है सेंसस मेथड में। चलिए अगला जो दूसरा मेथड है हमारे पास दैट इज सैंपल मेथड, जो अधिकतर यूज किया जाता है। सैंपल मतलब क्या होता है? हिंदी में सैंपल का मतलब क्या होता है? नमूना। तो सैंपल बेसिकली क्या है? इट इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। जो पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट, उसका सबसेट, दिस इज कॉल्ड सैंपल। हमने पूरी पॉपुलेशन से डेटा नहीं कलेक्ट किया, हमने उसमें से एक सैंपल ले लिया, ठीक है, हमने उससे डेटा कलेक्ट किया, तो दिस इज सैंपल मेथड। ठीक है, तो दिस इज सैंपल। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग मतलब सैंपल ड्रॉ करना। एक प्रॉब्लम ये आती है कि अब हम कौन सा सैंपल लें, हम इन 4 लोगों से डेटा कलेक्ट करें या इधर के 4 लोगों से डेटा कलेक्ट करें, तो सैंपल हम कैसे सिलेक्ट करें, ये एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग इज द ड्रॉइंग सैंपल, सैंपल को ड्रॉ करना, ठीक है, कुछ आइटम सिलेक्ट करना पूरी पॉपुलेशन से, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग, इसको सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, और उस सैंपल को स्टडी किया जाता है, उस सैंपल को लर्न किया जाता है, और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस निकाला जाता है। ठीक है, तो दिस इज सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सैंपल क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स का पार्ट होता है सैंपल, जिसको हम स्टडी करते हैं सैंपल मेथड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग, ये जो सैम्पलिंग की जाती है, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन है उसमें से कुछ आइटम को सिलेक्ट करना, ठीक है, ये जो सैम्पलिंग की जाती है इसका एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहला स्टेप इसमें होता है सैंपल सिलेक्ट करना, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ आइटम, कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करना, तो सिलेक्टिंग द सैंपल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? उस सैंपल से फिर इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट करना, दिस इज द सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है? मेकिंग द इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन, और उस सैंपल को स्टडी करके उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होते हैं सैंपलिंग में। ठीक, ये देखिए मैंने डायग्राम में शो किया है। जैसे एग्जांपल के लिए ये पॉपुलेशन है, ये एग्जांपल है कि ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, वैसे ये काफी कम पॉपुलेशन है, इनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट सपोज करिए इसमें और भी कई लोग हैं, ये लाखों लोगों का पॉपुलेशन है, तो आप इसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपना सैंपल बनाते हैं और इस सैंपल की स्टडी करते हैं। तो दिस इज सैम्पलिंग। ये क्या है? सैंपल, दिस इज द पॉपुलेशन। ये देखिए एक और डायग्राम मैंने इधर शो किया है, ये पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो है पूरा पॉपुलेशन है, इसमें से एक जो छोटा सा पार्ट है, सबसेट है, दैट इज सैंपल। ठीक है, और सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिससे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो ये बन गया सैंपल। और ये सैंपल क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल एक बताती हूँ। सपोज करिए आपको स्टडी करना है लिटरेसी रेट इन यूपी, उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट क्या है इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तो जो पॉपुलेशन है दैट इज इन करोड्स, ये करोड़ों में पॉपुलेशन है, तो क्या करोड़ों लोगों से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल है? तो ये काफी मुश्किल है।
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडिविजुअल रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करेगा, एक सैंपल ड्रॉ करेगा, पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल ड्रॉ करेगा कुछ लोगों का, और इनसे डेटा कलेक्ट करेगा, और इस डेटा के बेसिस पे वो स्टडी करेगा और फाइंड आउट करेगा कि क्या लिटरेसी रेट है। ठीक, तो ये किया जाता है सैंपल मेथड में। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला है एसेंशियल ऑफ सैम्पलिंग। ये जो सैंपल ड्रॉ किया जाता है इसमें कुछ खास बातें हैं जिसका ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली खास बात है दैट इज रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस मतलब जो सैंपल ड्रॉ करते हैं, जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं, दैट शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से जो हम सैंपल ड्रॉ करते हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारी पॉपुलेशन का। ठीक, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना चाहिए दैट इज एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मतलब जो सैंपल की साइज है, ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी है और आपने सैंपल ले लिया इतना सा, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और आपने सैंपल ले लिया ये, तो बताइए ये ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है? ये मेथड जो साइज ऑफ सैंपल है, यानी आप कितने लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका जो सैंपल की साइज है वो इंपॉर्टेंट है, वो एडिक्वेट होनी चाहिए। ठीक है, करोड़ों की पॉपुलेशन है और आपने 1000 लोगों से डेटा लिया और अपनी रिसर्च कर लिया, तो उससे जो रिजल्ट आएगा दैट वुड नॉट बी करेक्ट। अगर पॉपुलेशन करोड़ों में है तो कम से कम कुछ हजार लोगों से डेटा जरूर कलेक्ट होना चाहिए। तो डेटा जो साइज ऑफ सैंपल है ना, दैट शुड बी सफिशिएंट, वो एडिक्वेट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैंपलिंग में वो ध्यान में रखना होता है दैट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या है कि जितने भी आइटम है सैंपल के शुड बी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। जितने भी आइटम है उन्हें इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करना चाहिए फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। ऐसा ना हो कि एक को सिलेक्ट किया तो दो और उसी के साथ सिलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक आइटम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक, जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखना होता है दैट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या है कि जो सैंपल है, जो सॉरी जो पॉपुलेशन का जो यूनिट है उसका जो बेसिक नेचर है ना, दैट शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन है उसका जो यूनिट्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, दैट शुड बी होमोजीनियस, वो होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, उनका बेसिक नेचर सेम होना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए आपको स्टडी करना है लिटरेसी रेट ऑफ विमेन इन यूपी। उत्तर प्रदेश में जो विमेन्स हैं उनका लिटरेसी रेट की आपको स्टडी करना है। ठीक, तो आपका जो पॉपुलेशन होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ विमेन डेटा। जो आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए उसमें जो यूनिट्स होनी चाहिए वो विमेन्स होनी चाहिए। ठीक है, वो होमोजीनियस होनी चाहिए, सब विमेन्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो एक मिक्स पॉपुलेशन आपने ली जिसमें मेंस भी हैं, विमेन्स भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, और आपने उसमें से सैंपल अपना ड्रॉ किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डेटा जो यूनिट होनी चाहिए दैट शुड बी होमोजीनियस, वो सिमिलर होनी चाहिए आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज का हमारा ये जो यही मेन टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की कैसे जाए, कैसे पूरी यूनिवर्स में से एक सैंपल को ड्रॉ किया जाए, कैसे किया जाए, तो इसके हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, दूसरा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी में 4 मेथड आते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में 4 मेथड आते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, और चौथा मैंने इधर लिखा नहीं है, उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। और इधर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी 4 मेथड आते हैं। सबसे पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 8 मेथड हैं जो अब हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, वो समझ लेते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना संभावना। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वो सैम्पलिंग मेथड है जहां पे हर एक आइटम, जो यूनिवर्स का हर एक आइटम है, उसको चूज करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी ये जो पॉपुलेशन है उसमें से ये एलिमेंट भी सिलेक्ट हो सकता है, ये एलिमेंट भी सिलेक्ट हो सकता है, ये एलिमेंट भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, सब एलिमेंट को सिलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांस है
टू बीइंग चूजन इन द सैंपल, कि सैंपल में इन्हें सैंपल में चूज किया जाए, इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है। एंड दिस मेथड इज मोर ऑब्जेक्टिव, ये मेथड ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे पर्सनल बायसनेस के कोई चांसेस नहीं होते, ये सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, दिस इज मोर ऑब्जेक्टिव। तो ये इस मेथड का फायदा है। यहाँ जो एलिमेंट सिलेक्ट किए जाते हैं वो स्ट्रिक्टली रेंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। ये पूरी पॉपुलेशन है, रेंडमली कोई भी आइटम इसमें सिलेक्ट किया जा सकता है पॉपुलेशन से। ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड मतलब जहां पे हर आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, पॉपुलेशन के हर आइटम को सिलेक्ट करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वहां पे इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वहां पे रिसर्चर अपने जजमेंट के बेसिस पे और भी कुछ होते हैं बेसिस, जिनके बेसिस पे यहाँ पे रिसर्चर सैंपल सिलेक्ट करता है। यहाँ पे जितने भी आइटम है उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती सिलेक्ट करने की। ठीक है, सैंपल में सिलेक्ट करने की, तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक, तो पहले हम नॉन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड हम पहले पढ़ेंगे। इसमें 4 मेथड पढ़ना है, जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस एंड स्नोबॉल। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये स्नोबॉल बहुत पूछा जाता है। इवन आपको ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड है ना, बहुत सारी बुक्स में मिलेगा भी नहीं, इंटरनेट पे मिलेगा या कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में ये मेथड मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्नोबॉल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये स्पेशली पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये चारों मेथड जल्दी जल्दी बताती हूँ। सबसे पहला क्या है, जजमेंट सैम्पलिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, जजमेंट यानी ये वो सैम्पलिंग मेथड है जहां पे सैंपल को चूज किया जाता है, जहां पे रिसर्चर जो इन्वेस्टिगेटर है वो सैंपल को चूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। वो अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने जजमेंट को यूज करके सैंपल चूज करता है। उसको जो लगता है कि जो एलिमेंट उसकी रिसर्च के लिए सही है, जो टिपिकल है, उनको अपने सैंपल में सिलेक्ट करता है। ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन है और रिसर्चर को जो जो आइटम ठीक लगते हैं अपनी रिसर्च के लिए, वो उन्हें अपने सैंपल में सिलेक्ट करता है। ये देखिए, ये पूरी पॉपुलेशन है, जो रिसर्चर है अपने जजमेंट को यूज करके इसमें से कुछ आइटम सिलेक्ट करता है। ठीक, तो दिस इज जजमेंट सैम्पलिंग। जैसे अगर कोई टीचर है, एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 10 स्टूडेंट चूज करने हैं, तो टीचर को पता है कि हर स्टूडेंट की खास बात क्या है, हर स्टूडेंट किस फील्ड में अच्छा है। ठीक है, तो स्टूडेंट तो टीचर जो होता है अपने जजमेंट के बेसिस पे उसमें से 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या यूज कर रहा है, जजमेंट सैम्पलिंग यूज कर रहा है। ठीक, चलिए अब ये जो जजमेंट सैम्पलिंग है ना, इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें। सबसे पहला इसका फायदा क्या है, सबसे पहला फायदा इसका ये है कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिंपल रैंडम यानी रैंडमली हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो जजमेंट सैम्पलिंग है, ये जो जजमेंट सैम्पलिंग है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर को पता है कि कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जजमेंट सैम्पलिंग में कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस नहीं होगा। तो ये एक फायदा है, लेकिन इसका कुछ प्रॉब्लम भी है इस मेथड में। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है जजमेंट सैम्पलिंग में, कि दिस इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। दिस मेथड कुड बी अफेक्टेड बाय द पर्सनल प्रेजुडिस, पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ये मेथड साइंटिफिक नहीं है, ये जो मेथड है वो डिपेंड करता है, इसमें ये जो मेथड है ये इफेक्ट हो सकता है पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो रिसर्चर है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट को ही चूज करे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे रिसर्चर बायस भी हो सकता है। ठीक, और दूसरा इसका डीमेरिट कह लीजिए वो ये है कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी सक्सेसफुल होगी, ये डिपेंड करता है कि जो डेटा कलेक्ट किया है रिसर्चर ने, ठीक है, उसमें उसने अपना जजमेंट कितना अच्छा यूज किया है। जो सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन द एक्सेलेंस इन जजमेंट, जितना अच्छा जजमेंट रिसर्चर ने यूज किया है उतना ही ये मेथड सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अगर जजमेंट गलत हो गया तो डेटा गलत कलेक्ट होगा, और डेटा गलत हो गया तो आगे रिजल्ट भी गलत आएगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम है इसमें।
आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है दैट इज कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज सैम्पलिंग मेथड है। नॉन प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है कोटा सैम्पलिंग। तो इस मेथड में क्या करते हैं, कोटा सेटअप कर दिए जाते हैं, कोटा ग्रुप बना दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक, कुछ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ग्रुप बना दिए जाते हैं और फिर विद इन द कोटा, हर कोटा से फिर आइटम सिलेक्ट, जो सैंपल है वो सिलेक्ट किए जाते हैं पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे। ठीक है, ये जो कोटा है, जो ग्रुप है, वो कैसे बनाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एडल्ट मेल्स का एक ग्रुप बना दिया, एक एडल्ट फीमेल्स का ग्रुप बना दिया, एक चिल्ड्रन का ग्रुप बना दिया, और फिर अब हर ग्रुप में से जजमेंट सैम्पलिंग यूज करके सैंपल सेलेक्ट किए जाएं। ये 3 ग्रुप बना दिए और अब हर ग्रुप में से जजमेंट सैंपल यूज करके सैंपल बनाए जाए। ठीक है, एडल्ट मेल में से कुछ आइटम ले लिए, एडल्ट फीमेल में से कुछ आइटम ले लिए और चिल्ड्रन में से कुछ आइटम ले लिए और फिर सैंपल इस तरीके से बनाया जाता है कोटा सैंपलिंग में। ठीक है, तो दिस इज कोटा सैंपलिंग, जहां पे पहले कोटा बनाए जाते हैं और फिर हर कोटा में से सैंपल आइटम सिलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे। तो दिस इज कोटा सैंपलिंग। अगला जो है दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। मेरी पेन कहाँ गई? अगला जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब आसानी से जो हो जाए, आसानी से जो सैंपल कलेक्ट हो जाए। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जो सैंपल बनाया जाता है, ठीक है, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो वो जो सैंपल बनाया जाता है वो सिलेक्टिंग कन्वीनियंट पॉपुलेशन यूनिट, जो वो पॉपुलेशन यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है जो कन्वीनियंट हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इस डायग्राम में देखिए, ये रिसर्चर है, तो रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करना था इस पॉपुलेशन से। ठीक है, इस पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना था, तो इसमें से रिसर्चर ने क्या किया, जो पास के पॉपुलेशन यूनिट है, जो पास की यूनिट है उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। तो जो कन्वीनियंट है जिनसे डेटा कलेक्ट करना, वो रिसर्चर ने यूज किया। तो दिस इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। और ये जो कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड जो होता है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चंक, इसको चंक भी कहा जाता है। चंक मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यानी पॉपुलेशन का वो पोर्शन जिसे इन्वेस्टिगेट करेंगे हम, जिन्हें सिलेक्ट करते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ना जजमेंट के बेसिस पे, बट कन्वीनियंस के बेसिस पे। ठीक है, वो सैंपल जिसे ड्रॉ किया गया है पॉपुलेशन से, वो ना प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सिलेक्ट किया आपने, ना जजमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट किया है, उसे आपने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है, कन्वीनियंस के बेसिस पे। ठीक है, तो नाम क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी वो सैम्पलिंग मेथड जहां पे रिसर्चर अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट करता है, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक, अगला स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जिसे हम नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं, चेन रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक, इस सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले रिसर्चर 1 या 2 पर्सन जो है पॉपुलेशन के, उनसे कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि अपने जैसे और पर्सन आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर वो जो नए लोग होते हैं वो अपने जैसे और लोग को आइडेंटिफाई करते हैं, और इस तरीके से सैंपल क्रिएट होता है। ये देखिए डायग्राम में मैंने शो किया है, ये जो रिसर्चर है इसने सबसे पहले 2 लोगों से मिला। ठीक है, फिर इन 2 लोगों से कहा कि आपको अपने जैसे, ये डिपेंड करता है कि रिसर्च के लिए किस टाइप का डेटा चाहिए। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए इस पॉपुलेशन के, इस सैंपल यूनिट के, जो भी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, कि मेल होने चाहिए, कि फीमेल होने चाहिए, कि चिल्ड्रन होने चाहिए, किस एज ग्रुप के होने चाहिए, तो जो भी फीचर्स है, ये जो रिसर्चर है ये पहले 2 लोगों से मिलेगा, 1 या 2 लोगों से मिलेगा और इनको ये कैरेक्टरिस्टिक बताएगा और बोलेगा कि अपने जैसे और लोग को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये फिर जो यूनिट है फिर अगले 3 लोगों को सिलेक्ट, 3 या इससे ज्यादा लोगों को सिलेक्ट करेगी, फिर ये जो है और लोगों को सिलेक्ट किया, फिर ये जो 3 लोग हैं ये फर्दर और लोगों को चूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक चेन बनती जाएगी, एक नेटवर्क बनता जाएगा और इससे फिर ये सैंपल क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेटवर्क सैंपलिंग। यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, रिसर्चर ने 2 लोगों को चूज किया, इन 2 लोगों ने और लोगों को चूज किया, इन और लोगों ने और लोगों को चूज किया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जिस टाइप के लोग चाहिए उस टाइप के लोगों को चूज किया। ठीक है, तो एक चेन बनती गई, तो दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल नेटवर्क या चेन रेफरल सैम्पलिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है इसमें मैंने बताया था 4 है।
पहला है अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग या जिसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड में 3 मेथड हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज। ठीक, तो इसमें भी हमें 4 पढ़ने हैं। चलिए पहला बताती हूँ, पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब ये वो सैम्पलिंग की टेक्निक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये वो सैम्पलिंग की टेक्निक है जहां पे हर एक आइटम, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। जहां पे पॉपुलेशन की हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, यानी रेंडमली किसी भी आइटम को सिलेक्ट किया जा सकता है। जैसे जो लॉटरी मेथड होता है, लॉटरी मेथड में क्या हुआ, बहुत सारी पर्चियां हैं, रेंडमली हाथ डाल के किसी भी पर्ची को सिलेक्ट किया, तो दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी आइटम जो सिलेक्ट होता है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, वो मैटर ऑफ चांस होता है, इसमें कोई भी पर्सनल बायसनेस इन्वेस्टिगेटर की इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक, जैसे सपोज करिए पूरी पॉपुलेशन है, कई एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक है, और इन्वेस्टिगेटर ने, जो रिसर्चर है, उसने रेंडमली 3 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए, 3 5 11, तो ये क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कुछ फायदे हैं, कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें। सबसे पहला फायदा इसका क्या है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस। ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर बायस नहीं हो सकता, उसे रेंडमली कोई भी आइटम सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल बायसनेस के कोई चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, इससे जो सैंपल सिलेक्ट होता है, दैट इज द बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, वो बेटर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जजमेंट सैम्पलिंग में क्या हुआ, जजमेंट सैम्पलिंग में तो रिसर्चर ने जो अच्छे अच्छे यूनिट्स थे, अपने हिसाब से जो बेटर यूनिट्स हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया अपने सैंपल में। ठीक है, लेकिन सिंपल रैंडम में क्या होगा, आप रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, तो इससे बेटर पॉपुलेशन के बारे में आइडिया मिलेगा कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है। ठीक है, अगला जो इसका नुकसान है या कह लीजिए प्रॉब्लम है इस मेथड में, वो ये है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगर आपको यूज करनी है तो यू रिक्वायर्ड अ कंप्लीट कैटलॉग्ड यूनिवर्स। आपको जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरा यूनिवर्स है, उसकी कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज कर पाएंगे, जो बहुत ही मुश्किल है, जो डिफिकल्ट है इन्वेस्टिगेटर के लिए कि अप टू डेट आज की तारीख पे जो कंप्लीट लिस्ट है, कंप्लीट यूनिवर्स की जो पॉपुलेशन है, उसका मतलब लिस्ट होना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में इज साइज ऑफ सैंपल। जो साइज ऑफ सैंपल होता है ना, वो इसमें थोड़ा सा बड़ा ही रखा जाता है। अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप यूज कर रहे हैं तो साइज ऑफ सैंपल शुड बी लार्जर एज कंपेयर टू द अदर मेथड। दूसरे मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं उसके कंपेयर में, अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं तो पॉपुलेशन में से जो आप सैंपल ड्रॉ करेंगे उसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी आपका डेटा, आपका सैंपल सही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेरिट्स और लिमिटेशन थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, अभी जो हमने पढ़ा था वो था अनरिस्ट्रिक्टेड, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हम रेंडमली किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते थे, वो था अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, यानी यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो यूनिवर्स होता है उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में। ठीक है, स्ट्रेटा में ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो जो ग्रुप्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, और वो जो ग्रुप्स होते हैं वो यूनिवर्स के सारे आइटम को इंक्लूड करते हुए ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, और फिर सिंपल रेंडमली उन ग्रुप्स में से एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, हर एक ग्रुप में से सिंपल रेंडमली आइटम को सिलेक्ट किया जाता है, दिस इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक, जैसे एग्जांपल में ये पूरी पॉपुलेशन है, इस पूरी पॉपुलेशन को आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, फिर हर ग्रुप में से फिर सिंपल रेंडमली आपने पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया। ठीक, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, पूरी पॉपुलेशन है ये। ठीक है, इसमें मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। अगर आप डायरेक्टली
इसमें से आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मेल ज्यादा हो जाए या फीमेल ज्यादा हो जाए। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको दो स्ट्राटाज में, दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया। एक में केवल मेल है, एक में केवल फीमेल है, और फिर सिंपल रेंडमली आपने मेल में से कुछ आइटम सिलेक्ट किए और फिर कुछ आइटम फीमेल में से सिलेक्ट किए। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये जो सैंपल बन रहा है, ये जो मेथड यूज हो रहा है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड इस तरीके से बनता है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या अंतर है, तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अभी मैंने आपको बताई थी, उसमें हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं आइटम फ्रॉम द होल यूनिवर्स, यानी पूरी यूनिवर्स में से रैंडमली आइटम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें क्या होता है, हर स्ट्रेटा से, हर ग्रुप से हम आइटम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पूरी पॉपुलेशन से आइटम सिलेक्ट करते थे, और यहाँ पे क्या था, ग्रुप, हर ग्रुप से आइटम सिलेक्ट करते हैं। ठीक, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये डिफरेंस है। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, इसके कुछ फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा क्या है, इट इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये बेटर रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉपुलेशन को सबसे पहले डिवाइड किया है स्ट्रेटाज में, ग्रुप में डिवाइड किया है। तो ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि कोई एसेंशियल एलिमेंट छूट गया हो, कोई एसेंशियल एलिमेंट एक्सक्लूड हो गया हो, ऐसा कम चांसेस है। तो ये एक बेटर मेथड है। ठीक है, और दूसरा जो फायदा है इस मेथड का, दैट इज ग्रेटर एक्यूरेसी। ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, इससे जो डेटा कलेक्ट होगा, दैट इज मोर रिलायबल, दैट इज मोर एक्यूरेट। ठीक, तो ये इसके दो फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं दूसरा जो मेथड है, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक यानी एक सिस्टमैटिक वे में जब हम डेटा कलेक्ट करें। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, सबसे पहला एलिमेंट जो होता है उसे हम रेंडमली सिलेक्ट करते हैं। देखिए लिखा है, सिलेक्टिंग वन यूनिट एट रैंडम। एक एलिमेंट हमने रेंडमली सिलेक्ट कर लिया, और उसके आगे जो भी एलिमेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे, उनको हम सिलेक्ट करेंगे सिस्टमैटिक वे में। सिस्टमैटिक वे मतलब इवनली स्पेस्ड इंटरवल पे जो एलिमेंट होगा, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम शो किया, ये सपोज करिए किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो हमने रेंडमली पहला एलिमेंट, हमने सपोज करिए ये चूज कर लिया, हमने रेंडमली ये एलिमेंट चूज किया। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हर दो एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको हम चूज करेंगे। तो हमने सिस्टमैटिक वे में फिर हम ऐसे ऐसे इन इन आइटम को हम चूज करेंगे। तो ये क्या हुआ, दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यानी सिस्टमैटिक वे में जो हर तीसरा एलिमेंट है, उसको हम चूज कर रहे हैं अपने सैंपल में। तो दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। बट इस मेथड के लिए वी रिक्वायर्ड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इस मेथड, अगर ये मेथड हमें यूज करना है, तो हमारे पास पूरी कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए पॉपुलेशन की, तभी ये मेथड हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, और फिर वो लिस्ट अरेंज होनी चाहिए, अल्फाबेट वाइज या ज्योग्राफिकल वाइज या न्यूमेरिकल वाइज। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज हो तो ठीक है, किसी ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, फिर उस पे हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग लगाएंगे। वो सीरियली उन्हें नंबर किया जाता है, और फिर अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कि हर पांचवा एलिमेंट या हर तीसरा एलिमेंट जब हम सिलेक्ट करें, तो दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब ये जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, इसके कुछ फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत कन्वीनियंट है ना, बहुत सिंपल मेथड है, आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि जो टाइम लगता है और जो वर्क इन्वॉल्व होता है इस मेथड में, दैट इज वेरी लेस, दैट इज रिलेटिवली लेस। ये बहुत कम लगता है, बहुत आसान है इसमें सैंपल सेलेक्ट करना। ठीक, ये दो फायदे हैं। और इसका जो एक और फायदा है, तीसरा भी फायदा है, कि जो रिजल्ट मिलता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से, वो दैट इज जनरली सेटिस्फैक्टरी। वो जो रिजल्ट इससे ऑब्टेन होता है, वो सेटिस्फैक्टरी होता है, बशर्ते थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा जब आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज करते हैं। क्या ध्यान रखना होता है कि मतलब कोई पीरियोडिक फीचर ना हो, ये जो लिस्ट है इसमें पीरियोडिक फीचर ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए, ये जो एम्प्लॉय थे, इनकी लिस्ट थी, ऐसा ना हो कि हर तीसरा जो एम्प्लॉय है वो कोई फीमेल हो। ठीक है, ये मेल फीमेल सारे हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ये मेल फीमेल सारे हैं, और हर तीसरा एलिमेंट फीमेल हो, और आपने हर तीसरा एलिमेंट सेलेक्ट करना था, आपने हर तीसरा एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो सारी फीमेल सेलेक्ट हो गई। तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इस टाइप से नहीं है, आपने प्रॉपरली ये जो डेटा है, लिस्ट है, अगर प्रॉपरली बनी हुई है, जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज करें, तो वो एक अच्छा मेथड है सैंपल ड्रॉ करने का। ठीक,
अगला जो मेथड है दैट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या जिसे क्लस्टर सैम्पलिंग भी कहते हैं। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए नाम क्या है, मल्टी स्टेज, यानी यहाँ पे कई स्टेजेस हैं उनसे हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए हमें सैंपल लेना है, सपोज वी वांट टू टेक अ सैंपल ऑफ 5000 हाउस होल्ड फ्रॉम इंडिया। इंडिया के 5000 घरों से हमें डेटा लेना है, ठीक है, ये हमारा टास्क है, ये हमारा सैंपल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेज क्या होगी, इंडिया में देयर आर 29 स्टेट्स, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो सबसे पहले 29 स्टेट्स में डिवाइड किया, ठीक है। फिर हर तो उसमें से जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से एक स्टेट को आपने चूज किया, तो शायद आपने उत्तर प्रदेश को चूज किया। फिर अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सपोज करिए आपने इलाहाबाद चूज किया, ठीक है, आपने इलाहाबाद चूज किया। तो फिर अब इलाहाबाद में बहुत सारे विलेजेस हैं, तो आपने कोई एक एक्स विलेज चूज किया, ठीक है। अब उस विलेज में से आप 5000 हाउस होल्ड, 5000 घर चूज कर रहे हैं, उससे आप डेटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कई स्टेजेस में आप सैम्पलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपने स्टेट में एक स्टेट चूज किया, फिर उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट चूज की, फिर उसमें से विलेज चूज किया, विलेज में से 5000 हाउस होल्ड चूज किए, ठीक है। तो ये आपने पूरा डिफरेंट स्टेजेस में आपने डेटा कलेक्ट किया, तो ये किया जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में, ठीक है। तो ये था पूरा। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दे रही हूँ, ये सैम्पलिंग मेथड से रिलेटेड है कि इनमें से जितने भी मेथड आज मैंने डिस्कस किए हैं, इसमें से नो वन मेथड इज बेस्ट, इसमें से कोई भी एक सिंगल मेथड जो है वो बेस्ट नहीं है। हर मेथड की अपनी खास बात है, हर मेथड की अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है। कौन सा मेथड हम अपनी रिसर्च में यूज करेंगे, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, यानी हमारी प्रॉब्लम कैसी है, हमारा जो साइज ऑफ यूनिवर्स है वो कैसा है, साइज ऑफ सैंपल कैसा है, हमारे पास फाइनेंस या जो टाइम अवेलेबल है वो कितना है। तो इन सारे ही फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम अपना सैंपल सिलेक्ट करते हैं, हम सैम्पलिंग का मेथड चूज करते हैं, ठीक है। हमने आज कुछ 8 सैम्पलिंग के मेथड पढ़े, इन 8 में से हम कौन सा मेथड चूज करेंगे ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। और ऐसा नहीं कह सकते कि दिस वन इज द बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हर मेथड की अपनी खास बात है, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर, ये जो 4 फैक्टर मैंने बताए हैं, इन चारों फैक्टर को ध्यान में रख के सैम्पलिंग मेथड चूज किया जाता है, राइट। तो ये था पूरा आज का लेक्चर। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो जरूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।